काशी विश्वनाथ की नगरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन देश की सियासत में आंकड़ों को लेकर जो बयानबाजी जारी है, आज दंगल इसी बात को लेकर करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का नारा दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है कि जिन 379 सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है, उनमें से 270 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 400 पार तो होना सुनिश्चित है। वहीं दूसरी तरफ से दूसरे अलग अलग दलों की ओर से लगातार हुंकार भरी जा रही है। ममता बनर्जी ने 315 का नारा दिया, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उनकी ओर से कहा गया कि 300 तक इंडिया गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से ये कह दिया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 150 सीटों के आसपास ही सिमट जाएगी, यानी कि हर एक तरह से दावे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी ने कह दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। किसके दावे में कितना दम दिखता है, इसी बात को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। और सवाल बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है 379 सीटों पर, यानी कि तकरीबन 70% सीटों पर हो चुका है मतदान। लेकिन इन सब के बीच अगर इस तरह की चुनावी बयानबाजी जारी है, तो इसके पीछे क्या हवा का रुख देकर यहाँ पर नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या जो स्विंग वोटर, जो आखिरी वक्त पर निर्णय लेता है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, उसको ऑब्लाइज करने के लिए, उसको अपने पक्ष में करने के लिए नेताओं की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आखिरी में आपको बताते चले, तकरीबन 160 सीटों के आसपास मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था। यूपीए 10 सीटों के आसपास ही सिमट गई थी। ऐसे में पूरा दम दिखाए जाने की क्या ये कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन की ओर से, और भारतीय जनता पार्टी 400 पे पार के नारे पर अडिग है, क्या उसमें होगी कामयाब? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज हम दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले दिन भर आज किस तरह से आंकड़ों की जुबानी सियासत की कहानी गढ़ी गई, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। हम 400 पार के लक्ष्य, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली, 400 पार के लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं। 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। 200 पार नहीं कर सकते। आज इंडिया जो पड़े 295 থেকে 300। इनकी 220 से 230 के बीच। जितने नेता उतने दावे उतने नंबर। लोकसभा की लड़ाई में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, इसे लेकर दोनों पक्षों के नेताओं में ओपिनियन पोल जैसी होड़ लगी है। अब की बार 400 पार। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हम 400 पार के लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो हमारा सहयोगी दल है, सभी मिलकर के उसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बीजेपी ने तो चुनावी शंखनाद ही 400 पार के लक्ष्य के साथ शुरू किया था। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, 2 चरणों के चुनाव के बाद 400 पार का मध्यम पड़ता नारा एक बार फिर बुलंद होने लगा है। उनको ये लग रहा है हो सकता है 399 हो, उनको लगता है हो सकता है 398 हो, इसलिए उनका भी बेंचमार्क 400 है, हमारा भी बेंचमार्क 400 है और हमको लगता है हम 400 पार करेंगे। हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। लेकिन बीजेपी के इस नारे और संकल्प को लेकर विपक्ष को बहुत आशंका है। खासकर 4 चरणों के चुनाव तक मुद्दों पर हुई लड़ाई में अब हथियार बदल दिए गए। अब हाई जोश और कॉन्फिडेंस के साथ मतदाताओं का रुख अपनी ओर करने की कोशिश है, जिसमें इंडिया गठबंधन की ओर से सीरियल अटैक जारी है। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कम से कम वो 600 पार नहीं हो। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। अखिलेश और खड़गे ही नहीं, इंडिया गठबंधन के बड़े घटक दलों का तकरीबन हर नेता अब तक के 4 चरण में गठबंधन को बढ़त के दावे कर रहा है। इसका आधार भले चुनावी सियासत हो, लेकिन 2019 के आंकड़े बताते हैं कि अब तक जिन 379 सीटों पर मतदान हो चुका है, उन सीटों पर 2019 में बीजेपी 206 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को 234 सीटें मिली थी, जबकि 379 में कांग्रेस को सिर्फ 43 सीटें मिली थी और यूपीए 84 सीटों पर जीती थी। अन्य को 61 सीटें मिली थी।
मतलब 2019 में कांग्रेस ने जो 52 सीटें जीती थी, उसमें 43 वही सीटें थी जिन पर 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस का जोश हाई है और राहुल गांधी लिख लिख कर गारंटी पर गारंटी दिए जा रहे हैं। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप लिख के ले लो। हालांकि बीजेपी का दावा कुछ और है। अमित शाह तो कहते हैं कि पिछली बार 379 में 206 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 270 पार हो चुका है। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। और बाकी बची सीटों का गणित भी देखें तो 5वें चरण की जिन 49 सीटों पर मतदान बाकी है, उसमें 2019 में बीजेपी ने 32 जीती थी। कांग्रेस ने 1/6 चरण की जिन 58 सीटों पर वोटिंग बाकी है, उनमें 2019 में बीजेपी ने 40 जीती और कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था। इसी तरह 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर वोटिंग बाकी है, उसमें 2019 में बीजेपी ने 25 जीती थी, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। इसी तरह बाकी के 3 चरणों की कुल 164 सीटों में से 2019 में बीजेपी को 97 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। इस हिसाब से पिछली बार के नतीजों को आधार मानकर भी देखा जाए तो बची हुई 164 सीटों में एनडीए 118 सीटों पर, जबकि यूपीए 10 सीटों पर काबिज थी। अन्य की 36 सीटों को भी जोड़ लिया जाए तो यूपीए का आंकड़ा 46 के पार नहीं जाता। लेकिन ये चुनाव है और चुनावी सियासत में नारे, नंबर, जोश, लिखित, गारंटी सब दावे हैं। दावों का क्या, फैसला मतदाताओं को करना है। 4 चरणों में करीब 3/4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बाकी बचे हुए 3 चरण में 1/4 सीटों पर मतदान है। फैसला आने में अब 3 हफ्ते भी नहीं बचे हैं। फिर देश देखेगा किसके दावे में कितना दम था। आज तक ब्यूरो। तो अब की बार क्या होगा, 400 पार बीजेपी का या फिर 200 के भीतर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि विपक्षी दलों की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं। कंचन यादव जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही रत्नाकर त्रिपाठी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब ममता बनर्जी 315, 300 पार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि 4 जून बीजेपी गई, तो बड़े आत्मविश्वास के साथ विपक्षी दल दिखा रहे हैं, ये बताते हुए कि बड़ी मुश्किल है आप लोगों की राह में। क्या जवाब होगा इस पर प्रेम शुक्ला जी आप लोगों के लिए? चित्रा जी, इस देश की जनता ने पक्का संकल्प लिया है और जनता का संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटों की संख्या 400 के पार करनी ही है। और अब तक जो चुनाव हुए हैं 379 सीटों के, उसमें ही भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना सुनिश्चित हो चुका है। उसी की बौखलाहट है कि विपक्ष के नेता जो हैं बहकी बातें कर रहे हैं। इनकी बहकी बातें इस बात को निश्चित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 4 चरणों के मतदान में ही बनने की स्थिति में आ गई। अब तो सिर्फ जनता का 400 के पार वाला जो संकल्प है वही पूरा होना है। तो जब जनता ने संकल्प ले लिया हो तो विपक्ष कुछ भी कहता रहे, कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि इंडी अलायंस के भ्रष्टाचारी नेताओं के पास में किसी प्रकार का जो है जनता को देने के लिए कोई विकल्प नहीं है। उनके पास जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हक छीन लेने का प्रयास करने के अलावा और श्रीमती स्वाति मालीवाल जैसे अपने ही नेताओं की पिटाई पर चुप्पी साध लेने के अलावा इनके पास है नहीं कुछ। हाँ, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से सीधे, उसका हम रुख करेंगे।
पश्चिम बंगाल में लगातार 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अगले चरण की तैयारी बड़ी है, लेकिन इन सबको लेकर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, जब बंगाल में बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उनकी ओर से बड़ा दावा किया गया है। अमित शाह का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 24 से लेकर 30 सीटें इस बार पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। उनकी ओर से पिछली बार 18 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। 22 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी को मिली थी। एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ा दावा किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि 24 से लेकर 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है। कुल 42 सीटें हैं, उनमें से 24 से लेकर 30 तक का दावा अमित शाह की ओर से किया जा रहा है। अब मैं घनश्याम तिवारी जी सीधे आपके पास आते हुए, देखिए अमित शाह एक तरफ दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर आपका दावा है कि 140-150 के पास बीजेपी सिमट जाएगी और 79 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अब घनश्याम तिवारी जी, कौन भरोसा करेगा आप लोगों की बात पर? थोड़ा सा क्या हम व्यवहारिक होकर बातें कर सकते हैं? बीजेपी के पास यहाँ पर 62 सीटें हैं, सहयोगी दलों के साथ मिलकर 65 हो जाती हैं। आप लोगों ने बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर भी 5 सीटें जीती थी, 10 मायावती की पार्टी को गई थी। अब बोलेंगे कि 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 1 सीट पर फाइट है। कौन भरोसा करेगा घनश्याम तिवारी जी आपकी बातों पर? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, एक फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, 4 जून को नई फिल्म रिलीज हो रही है, जुमलों का सिकंदर। मुकद्दर के सिकंदर में गाना था कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। यहाँ हंसते हुए आए थे ये लोग, अब 4 जून को रोते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हर इंटरव्यू में रो रहे हैं। बताइए, जो पार्टी के में अमित शाह कहते हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं, अगर चुनाव जीत चुके हैं तो प्रधानमंत्री जी हर इंटरव्यू में क्यों रो रहे हैं? तो जनता गाएगी कि हंसते हुए आते हैं सब, रोता हुआ वो जाएगा। 4 जून को असली चेहरा जनता के सामने आएगा। जहां तक व्यवहारिकता की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने वाली है। बताइए, ये व्यवहारिक था? वो छोड़ दीजिए। जहां तक झूठ की बात है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? जब 4 जून को इसका विश्लेषण होगा तो एकमात्र कारण है कि प्रधानमंत्री जी की हर बात से जनता का भरोसा उठ गया। जनता को लगने लगा कि ये प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं, या तो झूठ है या बनावटी है या दिखावा है या नाटक है। जो कि 4 चरणों तक हर दिन हेट स्पीच दे रहे थे, वो अब इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास, हमारा मुस्लिम लोगों के साथ कोई बैर नहीं है। जो अमित शाह जी का आज अभी आप लोग दिखा रहे हैं कि कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के, वो नियमित फैसला नहीं है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है। जिन लोगों के आपने भी इंटरव्यू दिखाए, अगर वो इंटरव्यू दोबारा दिखाए जाए, अमित शाह जी का, आदित्यनाथ जी का, सबके चेहरे पे 12 बजा हुआ है। जो 400 पार का दावा करता है, कहता है चुनाव जीत चुका है, उसके चेहरे पे 12 नहीं बजा होता। वो पुलिस की गुंडागर्दी से जनता को वोट देने से नहीं रोकता है, जैसा कि संभल में और अन्य जगहों पे हुआ। तो ये जो जनता को वोट देने से रोका जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पे 12 बजा हुआ है, जो प्रधानमंत्री बात बात पर रो रहे हैं, ये सब बता रहा है कि काशी की जनता प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद से अंतिम विदाई दे रही है। बनारस अच्छी विदाई देता है, अच्छी विदाई देगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जार जार रोने का काम तो अभी इंडिया अलायंस के दल जो है वो 4 जून के बाद करेंगे, और ईवीएम का भी रोना रोएंगे। बहुत सारा रोना भी इन्होंने कहा, घनश्याम जी ने, कि प्रधानमंत्री जी जो है झूठ बोलते हैं और पूरा नहीं करते। आप मुझे चित्रा जी कृपा करके ईमानदारी से बताइएगा, राम मंदिर कहा था हमने बनाने के लिए, बना कि नहीं बना? अनुच्छेद 370 का संशोधन मोदी जी ने कहा था, हुआ कि नहीं हुआ? ट्रिपल तलाक, जिस ट्रिपल तलाक को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी लगातार जो है मुल्लावादी सोच रखती थी, वो ट्रिपल तलाक जो है उसको हमने हटाया कि नहीं हटाया? सत्य है कि नहीं? मोदी जी ने कहा था गरीबों को मकान देंगे, 4 करोड़ मकान दिए कि नहीं दिए? मोदी जी ने कहा था कि हम जो है गरीबों के घरों में हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंचाएंगे, 14 करोड़ घरों में पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? मोदी जी ने कहा था हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत, जो हमारे ग्रामीण बहन बेटियां हैं उनको इज्जत घर देंगे। 11 करोड़ घरों में जो है शौचालय बनवाया कि नहीं बनवाया? उन्होंने कहा हम रसोई में जो है हम धुएं से मुक्ति देंगे अपनी बहनों को, और लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया कि नहीं दिया? हमने कहा था कि हम गरीबों को औषधि देंगे, इलाज देंगे, हमने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया कि नहीं दिया? हमने, मोदी जी ने कहा था कि हम गरीबों को जो है
खाते खोलेंगे और उनको खाते खोले, हमने कहा किसानों का कल्याण करेंगे। 17 लाख करोड़ रुपए जो है पहली बार इस देश के इतिहास में किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर हुए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत, किसान सम्मान निधि के तहत सीधे जो है गरीब किसानों के, हाशिए पर जो किसान है उनके खाते में ट्रांसफर हुए हैं। हमने कृषि बजट जो है वो 5 गुना बढ़ाया है। हमने लोगों को सड़कें दी हैं, हमने लोगों को संसाधन में जो है कहा था हवाई चप्पल पहनकर आदमी जो है वो हवाई जहाज में चढ़ेगा। हमने 78 एयरपोर्ट्स बनाए, ये सब तय नहीं है। IIM, IIT, एम्स, क्या नहीं किया है। 90% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन, और हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो क्या झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, जरा मुझे बताइए। और आपने जो है 2014 में 14% आरक्षण देने की बात कही, हम वोट मांग रहे हैं। 2019 में 24 से भाग क्यों गए? कंचन यादव जी वो लगातार अपने कामकाज की लिस्ट रख रहे हैं आपके सामने, और उनका ये दावा है कि बीजेपी ने जो कामकाज किया है उसी के आधार पर वो जीत हासिल करेगी। और कंचन यादव जी, एक और मेरा सवाल है, आप देखिए विरोधी दलों को कुछ मुद्दों पर जरूर इस बात को समझना चाहिए। अगर मैं बिहार की 40 सीटों की बात करूं, आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। इतनी बड़ी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उसका खाता भी नहीं खुला था 2019 में, इसी नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत। तो ऐसा क्या हो गया है 5 साल में कि आपको लग रहा है कि बिहार से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और आप लोगों की सरकार केंद्र में बन जाएगी? कंचन यादव। चित्रा जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि जब पहला चुनाव हुआ था 1951 में, तभी से बीजेपी को वहां पे 40 सीटें ही मिलती आई, 39 सीटें मिलती हैं। ऐसा नहीं रहा है। कांग्रेस को भी मिला है, आरजेडी को भी मिला है, बीजेपी को भी पिछली बार 40 में 39 सीटें मिली है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बहुत विकास का काम यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी गिना रहे थे, और इनके हर एक कैंडिडेट, मैं आपको चित्रा जी गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि गारंटी शब्द को इन्होंने मशहूर किया हुआ है, एक भी सिंगल कैंडिडेट बिहार में नहीं होगा जिसको विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और विरोध का सामना क्यों? क्योंकि वहां पर सड़कें नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने सड़कें बनवा दी, और एक लोकसभा इलाके में आप चले जाइए बिहार में, सब जो इनके सांसद है उनका विरोध इसलिए हो रहा है कि सांसद महोदय न तो दिखे 5 साल में, और ना सांसद महोदय यहाँ के जो नली है, नाली है, जो यहाँ का सड़क है ना, उसका कुछ दुरुस्त करवाए हैं। तो विकास का काम अगर आपके पास है सर, तो आप दिखाइए, जनता को दिखाइए, उस पर वोट मांगिए। लेकिन नहीं, आपने पहले कुछ और कहा और आप फिर बदल रहे हो। तो पूरे चुनाव में 4 चरण के मतदान में आप ही का तो स्टैंड बदला है। हमारा स्टैंड लोकतंत्र और संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का तब भी कायम था, और हमारा स्टैंड आज भी कायम है। अगर किसी का स्टैंड बदला है पूरे चुनाव में प्रेम शुक्ला जी, तो भारतीय जनता पार्टी का बदला हुआ है। और बहुत गिनारे कुछ आंकड़े मैं भी दे देती हूँ, और ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सब कुछ मिला के 32 करोड़ 6 लाख लोग गरीब हैं। और गरीब सिर्फ नहीं, मैं युवा की बात कर रही हूँ, जो बेरोजगार हैं, जो 35 साल के युवा है, ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है। और इतना बेरोजगारी कभी भी नहीं आया। मेरे पास आंकड़े हैं, ऐसे आप माथे सुकड़ाएंगे तो लगेगा लोगों को कि मैं गलत बोल रही हूँ। मेरे पास आंकड़े हैं सर, और गवर्नमेंट के द्वारा ही दिए गए आंकड़े हैं। इस देश पर आपने 155 करोड़ का जो कर्जा लादा है, 100 रुपए के पीछे, जो 100 रुपए का कर्ज देश ने लिया है, और उसके पीछे हमें 40 रुपए का रीपेमेंट करना पड़ रहा है, 40%। और आप कह रहे हो आपने विकास किया है, गरीब को आपने गरीब बनाया है, और ज्यादा अमीर को आपने अमीर बनाया है। और एक वीडियो जो कल दिल दहला देने वाला आया कि एक पुलिस वाला मारता है एक दलित को, क्या कहता है कि तुमने राशन खाया है भारतीय जनता पार्टी का, तुम्हें वोट करना पड़ेगा। आप क्या गुलाम बना रहे थे? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या गुलाम बना रहे थे? आप ये बताइए, सरकार का दायित्व होता है तो जनता का। ठीक है, सारी चीजें लोगों को मालूम है। अब मैं जवाब दे देती हूँ। धीरेन्द्र जी सीधे आपके पास आते हुए, धीरेन्द्र जी सीधे आपके पास आते हुए, उनका ये कहना है कि इस गलतफहमी में नहीं रहे एनडीए की, पिछली बार अगर क्लीन स्वीप हो गया था तो इस बार भी रहेगा। उनका ये कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव में। धीरेन्द्र जी देखिए चित्रा जी, बेरोजगारी का झुंड है इनका गठबंधन। वो जमाना लोग थोड़ी ना भूले कि जब लाठियों में तेल पिलाया जाता था, नरसंहार हुआ करता था, अपहरण का उद्योग चलता था, बलात्कार की घटनाएं होती थी, डकैतियां होती थी, सड़कें कहीं नहीं थी। तो 15 साल इस बिहार ने दिया है इनके आका को, और उसके बाद अपने पट के सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाए कि मैं घोटालेबाज हूं, और ये कन्विक्टेड है, कोई आरोपी नहीं है। तो बिहार के लोग तो जान रहे हैं
इनके नेता कहते हैं कि ये माई बाप की पार्टी, वास्तव में ये सिर्फ माई बाप की पार्टी है, किसी और की नहीं है। इसी आपने देखा होगा कि हमारे चिराग पासवान जी की माता जी को राजद के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से गाली गलौज किया है। इसी हाजीपुर में अंबेडकर की मूर्ति पर जब हमारे नेता ने माला पहनाया तो आरजेडी के लोगों ने दूध से नहलाया। इस मानसिकता में जीने वाले ये लोग हैं। और ये लोग बात करते हैं कि हम वालों को 200 सीटों के अंदर में ले आएंगे। ये बंगाल के अंदर में प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, उसके बाद पटना में जो रोड शो हुआ, उसके बाद जो वाराणसी में हुआ, काशी में, आपने उसको कवर किया चित्रा जी। बंगाल से चली पुरवाई हवा, पटना में हवा आते हुए और वो आंधी का शक्ल ले लिया अब काशी आकर के। यूपी में कहां टिकने वाले हैं राहुल गांधी और गांधी परिवार। ये लोग 200 और 400, खड़गे साहब का एक बयान में सुन रहा था, कह रहे हैं कि कहीं ये लोग 600 नहीं बोल दिया। अरे हमारे नेता राहुल बाबा नहीं है खड़गे साहब, जानिए हम लोग सोच समझ के करते हैं। आपके नेता कुछ भी बोल जाते हैं। हमारे नेता 600 का नारा भी देंगे 2029 में, जब नया परिसीमन होगा इस देश में, जब महिलाओं को 33% का आरक्षण हम लोगों ने जो पारित किया है वो लागू होगा, देश भर की महिलाएं वहां पे जाएंगी, तो नया हम लोग भी टारगेट 600 का टारगेट साबित करेंगे और सेट करेंगे, इसकी चिंता नहीं करें। लेकिन बिहार में जिस तरह से मैं 39 सीटों का मेरा रिकॉर्ड रहा चित्रा जी, इस बार हम बताते हैं कि 40 की 40 सीटों को जीत करके और 400 का पार, 400 का पार 500 भी हो सकता है। इसलिए कांग्रेस के मित्रों को चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन 400 के पार के नारा को बिहार 40 ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, तो पूरा ही बोल दीजिए जितनी सीटें हैं लोकसभा में। फिर बोले कि विपक्ष एक भी जब इतना बड़ा बड़ा ही बोलना है धीरेन्द्र जी, तब पूरा ही बोल दीजिए 543, फिर बचा के क्यों छोड़ना विपक्ष दलों के लिए। बोल दीजिए कि सारा एनडीए जीत रहा है, मतलब कम से कम बोलते समय व्यवहारिकता का तो ध्यान में रखना होगा ना धीरेन्द्र जी। हाँ 10 सेकंड मुझे दे दिए चित्रा जी, मैं ठीक है, मैं आ जाती हूँ रत्नाकर जी आपके पास। अब जो गारंटी दी जा रही है 400 पार 500 पार, जनता में तो उसका फैसला करना है, ठीक है। लेकिन रत्नाकर जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। रत्नाकर जी, अब मैं सीधे कांग्रेस का सवाल आपसे लेते हुए, मेरा सीधा सवाल है, देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती थी, वो थी रायबरेली की। वहां पर भी सबसे आखिरी में आप लोगों ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा। दूसरी तरफ बिहार की एक सीट थी किशनगंज की, वो भी आप लोगों ने जीता था। दोनों ही सीटों पर एनडीए ने इतनी ताकत लगा कर दी है, प्रधानमंत्री ने मेरे ही इंटरव्यू में कहा है कि जो रायबरेली की सीट है वो भी जाने वाली है अब कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी कम से कम इन दोनों ही बड़े राज्यों में जहां से 120 सीटें आती हैं, कम से कम लड़ती हुई तो दिखाई दे। अब रायबरेली को लेकर भी वही स्थिति रही, किशनगंज को लेकर भी वही स्थिति रही है, तो फिर वो जो दावा दिखा रहे हैं उनके दावे में क्या गलत है? घनश्याम तिवारी जी, ये सवाल मैं आपसे ही ले लेती हूँ। अब आपके जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, ये बात सच है कि घनश्याम तिवारी की समाजवादी पार्टी ने धड़ाधड़ अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने क्यों नहीं सिखाया कि उत्तर प्रदेश में अगर लड़ना है तो ताकत से लड़ना भी होगा, ताकत दिखानी भी पड़ेगी? क्या उसमें आपकी सहयोगी पार्टी चूक सी गई? घनश्याम जी, देखिए, मुझे लग रहा है जो अमेठी से खबरें आ रही हैं उसमें स्मृति ईरानी जी बहुत बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही हैं। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो अगर अमित शाह जी को अपनी रायबरेली की रैली में एक पत्रकार को पिटवाना पड़ता है या उनके सामने एक पत्रकार पिटता रहता है क्योंकि वो ये सच दिखाने में सक्षम है कि लोग पैसे लेकर के उस रैली में आए हैं, अमित शाह जी की रैली, अमित शाह जी गुस्से में चल रहे हैं, लगातार गुस्से में चल रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनका भंडा फोड़ दिया है कि बैक डोर से मोदी जी का मुखौटा पहन के वो अगले साल जब मोदी रिटायर हो तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये सब भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव की बहुत बड़ी विफलताएं हैं, जहां पर इतनी लंबी फहरिस्त प्रेम शुक्ला जी ने गिनाई, लेकिन एक शब्द भी उसको अगर कोई रिपीट भी करे, एक शब्द रोजगार का नहीं था, एक शब्द महंगाई का नहीं था। आप चित्रा जी, मैं बहुत सम्मान से कहता हूं, आप पूरे देश में घूम रही हैं, क्या आप एक भी ऐसे वोटर से मिली है जिसके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है? क्या आप एक भी ऐसे वोटर से मिली है जिसके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या एक भी ऐसा वोटर कहता है कि अरे भारतीय जनता पार्टी को 400 पार नहीं हुआ तो मैं बहुत दुखी होऊंगा? उल्टा वोटर आपसे कहता है अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी 400 पार चली गई तो तानाशाही आ जाएगी, और फिर वोटर कहते हैं कि ये लोग संविधान बदल करके, जो इनके नेता भी कह रहे हैं, संविधान बदल करके आरक्षण समाप्त कर देंगे, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का अधिकार समाप्त कर देंगे। बंदूक रखकर चलाइए आप। हाँ, नहीं, आप ये बताइए कि क्या किसी वोटर ने कहा कि उसके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या किसी वोटर ने कहा? लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रवक्ता और स्वयं प्रेम शुक्ला जी, दोनों के बयान अगर कोई भी सुनेगा या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बयान सुनेगा, उसके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, उसके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, उसके लिए संविधान बदलने की भावना मुद्दा नहीं है,
उसके लिए 400 पार की धमकी मुद्दा नहीं है। उसके लिए बेटी बचाओ का जो धमकी बना दिया गया, चाहे प्रज्वल रेवन्ना के केस में या ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में या फिर अभी टेनी जी के केस में जहां पर किसानों के ऊपर जीप चलाई गई, ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। अगर आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो आप 400 पार नहीं, आप 100 पार नहीं कर सकते। यही भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आप जल्दी से जवाब दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं फौरन आ रही हूँ रत्नाकर जी आपके पास। देखिए, घनश्याम जी ने पहले बेरोजगारी पर बात की, पहले बेरोजगारी पर बात करते हैं, रोजगार सृजन पर बात कर लेते हैं। देखिए, पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे एनएसओ के आंकड़े होते हैं, सबसे प्रामाणिक आंकड़े देश में माने जाते हैं। 2012-13 के आंकड़े की लेबर पार्टिसिपेशन इस देश में 36.7% था। हमारा 2017-18 का आंकड़ा है, उसमें जो है पार्टिसिपेशन 48% था। अभी जो आंकड़ा आया है 22-23 का, उसमें ये आंकड़ा सामने दिखाई देता है कि 58% है। तो हमने 36 से 58% घनश्याम जी बढ़ाया। हमने 7 करोड़ लोग जो ईपीएफओ में नए रजिस्टर हुए, 3 करोड़ लोगों को रियल एस्टेट में रोजगार मिला, 4 करोड़ लोगों को डिजिटल में रोजगार मिला। लगातार जो है असंगठित क्षेत्र में भी हमने रोजगार बढ़ाने का काम किया। तो हमने रोजगारी बढ़ाई है, बेरोजगारी दूर की। इस देश में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स, और वो भी जो है 600 से अधिक जिलों में जब स्टार्टअप्स खुलते हैं। सिर्फ कांग्रेस के जमाने में बेंगलोर के अलावा कई स्टार्टअप्स नहीं खुलते थे। अगर यूनिकॉर्न की संख्या 100 से अधिक होती है तो रोजगार सृजन होता है। एक बात, महंगाई की जहां तक आप बात कर रहे हैं, 5%। जब कांग्रेस की सरकार 2004 में जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे, 2004 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि 100 दिन में हम महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन 10 वर्षों में महंगाई की दर 10% थी, मुद्रास्फीति की दर। हमने कोरोना काल के बावजूद उसको 5% एवरेज रखा। तो हमने महंगाई को भी नियंत्रित किया, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आप महिला पर बात करें, प्रज्वल रेवन्ना को तो सस्पेंड कर दिया उसकी पार्टी। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि स्वाति मालीवाल के मामले में केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द बोल दे। तो इसको दोहरा मानदंड आपका जो है, ये निश्चित तौर पर जो है आपके बुरके को टराटर फाड़ता है। रत्नाकर त्रिपाठी जी इस पर भी जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आप लोगों ने बिल्कुल खामोशी ओढ़कर रखी हुई है, जबकि दूर दराज का मामला होता है तो उसको लगातार, हालांकि किसी भी महिलाओं से जुड़े हुए सम्मान के मुद्दे पर इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी जवाब दीजिए। और रत्नाकर जी, बार बार अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो 300 पार का नारा दे रहे हैं कि इंडिया को आने वाली हैं। बाकी सर, आप लोगों ने देखा है यूपी और बिहार में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हो गया है। हो सकता है मैं ये सवाल पूछूं, आपको बुरा लगे, बुरा लगना भी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी दोनों ही जगहों पर मतलब पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है ना। समाजवादी पार्टी यहाँ लीड कर रही है, आरजेडी वहां लीड कर रही है, एक सीटें दोनों राज्यों में आपको मिली थी, उसको भी बचाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, नहीं, ये मुश्किल हो रहा है, ये आपको लगता है ना, क्योंकि आपको भगवान गणेश ने कह दिया है कि रायबरेली हार रहे हैं। मैं तो प्रेम शुक्ला की शब्दावली देख रहा था, आपका बुर्का टाइट सारे ठग करके फट गया। महाराज, बुर्का औरतें पहनती हैं, सम्मान करना सीखिए। संवैधानिक शब्द है क्या? नहीं, सुन लीजिए, अब बीच में ना बोलिए। शब्द है क्या मित्र? शुक्ला जी बीच में ना बोले ना। संसदीय शब्द सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ विनम्रतापूर्वक। नहीं, बुर्का संसदीय शब्द है, जानना चाहता हूँ, बुर्का संसदीय शब्द है क्या? बुर्का गाली है क्या? बुर्का गाली है क्या? गाली है क्या? करके बढ़वाना, देखिए आप बोले जा रहे हैं बुर्का आप इसी को बोलने देंगी जो है फाड़ना भी है। उनको बोल लेने दीजिए। अब आप इन्हें सवाल, आपसे सवाल क्या पूछा गया, आप चले गए बुर्का पे, तो फिर वो जवाब देंगे ना रत्नाकर जी। मैंने जो सवाल पूछा है उस पर आप जवाब देना प्लीज। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आप उनको बोलने दें। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, ठीक है, बोलिए रत्नाकर जी। आपने मुझसे नारी सम्मान पे पूछा, मालीवाल जी के केस में एक्शन न होना एकदम गलत। और मैं तो ये चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को क्योंकि कंप्लेन आई है तो दिल्ली पुलिस को उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए एक्शन होना चाहिए। और एक जगह और एक्शन होना चाहिए, बंगाल के गवर्नर की अवनी दास पे 23 जून 2023 को ओडिसी नृत्यांगना ने आरोप लगाए और उनके यहाँ की कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने छेड़छाड़। इनको वापस बुलाना चाहिए। नहीं, ये बुर्का फाड़ते हुए वही खड़े थे, क्योंकि इन्हें महिला सम्मान कहीं नहीं। और जो चेहरे की बात मैडम आप कह रही थी, उम्र भर गाली दिए
धूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता। 19 तक जनता यही सोच रही थी कि आईने पे धूल, अब पता चला नहीं गलती कर रहे हैं, धूल कहीं और है। ये धूल देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप बड़े हैं, क्यों इस तरह से करते हैं? ये छोटी गार करते हैं महाराज। प्रेम शुक्ला जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज रत्नाकर जी की बात एक बार सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। और जो अभी तक ये बता रहे थे, आप मुझे बताइए, जनता इनको चाहती है, 19 का ही आंकड़ा लेते हैं, 37.4% बीजेपी पाई थी। टोटल इनकी जो वोट थी एनडीए की वो 44.6% थी। उसको 45 मांगे भी 55% जनता इनके खिलाफ थी वोट देने में, और जनता इसे कह रही है 400 से पार कर दी। इसके बाद ये कहते हैं हमने ये किया वो किया। अरे मैं छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। हाउस होल्ड इनकम जो है, घरेलू बचत, वो 3 साल के अंदर 11.6 से 5.1 पे आ गई, और ग्रॉस सेविंग जो है वो 12.4 से 5.4 पे आ गई, आधे से नीचे घट गई। जनता सड़क पे आ गई। आपने 78 एयरपोर्ट किसके लेकर? अभी आप यहाँ बैठे हैं, मेरा टिकट बुक करा दीजिए, मैं चप्पल पहन के चला जाऊंगा। दिल्ली का टिकट 6,000 के नीचे नहीं मिलता, जो 2200, 2300, 2600 को मिल जाता। मंगलसूत्र आपने देखे, 3 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के सोना मणिपुरम और मुथुट फाइनेंस जैसे कंपनियों में गिरवी हो गए। और दुनिया जानती है, कम से कम भारत का निवासी जानता है कि अगर सोना गिरवी रखा जा रहा तो वो स्त्रीधन गिरवी रखा जा रहा। पिछले 3 साल से प्रति क्वार्टर इन कंपनियों ने 400 से 1,000 करोड़ रुपए की सोने की नीलामी की है, क्योंकि वो लोग अपनी सोने को छुड़ा नहीं पाए। और आप कहते हैं धन दौड़ रही है, देश की जनता चल रही है, वो आपकी नजर में है। पीयूष गोयल और नरेंद्र मोदी के बयान में 9 करोड़ और 11 करोड़ नल का अंतर था। एनएसएसओ की जिसकी बात कर रहे हैं, 17 के बाद आपने 19 के समय से छपवाने से इंकार कर दिया, मना कर दिया कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हम नहीं चाहते। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो तमाम आंकड़े गिना रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, और कह रहे हैं इन्हीं मुद्दे पर वोटिंग होगी। प्रेम शुक्ला जी, चित्रा जी, जिनको एनएसएसओ और एनएसओ का अंतर नहीं पता हो, वो आंकड़े गिनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एनएसओ होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एनएसओ ही जो है वो पीएलएफएस के आंकड़े जारी करता है, पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे। मैंने जो आंकड़े गिनाए, कृपा करके उसको आज तक से भी मैं कहूंगा और श्रीमान रत्नाकर जी से भी कहूंगा कि आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। और आपके ध्यान में आएगा कि मैंने सारे वेरीफाइड आंकड़े ही जनता के समक्ष रखे हैं। एनएसओ का आंकड़ा यह है कि आपके कार्यकाल में, श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, पीएलएफएस जो है वो 36.7% था, जो हमने बढ़ाकर 48% 2017-18 में लाया, और 22-23 में जो 58% है। और ये जो है, जो ग्रामीण इलाका है वहां 60% प्लस है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन में, लेबर पार्टिसिपेशन में हमने बेहतरी की है। ये पीएलएफएस का आंकड़ा है। डिजिटल हमने रोजगार 4 करोड़ दिया, ये सबके सामने 3 करोड़ रियल एस्टेट में आंकड़े हुए। आप मुझे बताइए ना, 950 किलोमीटर सड़कें अगर जो है, 95,000 किलोमीटर सड़कें जो है नेशनल हाईवे, सिर्फ मैं रूरल डेवलपमेंट जो हुआ, स्टेट हाईवे जो बने, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। 95,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे। आप मुझे बता दीजिए ना, इनके 56 वर्षों के, 60 वर्षों के कार्यकाल में नेशनल हाईवे कितना बना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ, एयरपोर्ट कितने बने, एम्स कितना बना, मेडिकल कॉलेजेस कितने खुले। हम कंपैरेटिवली आने के चर्चा करने के लिए आज तक किसी भी दिन ऑर्गेनाइज कर दे, हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कितने लोगों को आपने आवास दिए भाई, लंबा समय था, इंदिरा आवास योजना आपकी थी, कितने लोगों को आवास दे दिया। निर्मल ग्राम योजना आपकी थी, कितने शौचालय आपने बना दिए, कितने लोगों को आपने मुफ्त की बिजली दे दी। हमने तो 2,82,00,000 लोगों के घरों में, जिनको आपने 70 वर्षों से अंधेरे में रखा था, उनके घर भी उजाला पहुंचाने का काम किया। एलईडी का बल्ब 2014 के पहले 6 लाख प्रतिवर्ष बनता था, आज 6 लाख प्रतिदिन बन रहा है। हाँ ठीक है, कंचना यादव जी वो कामकाज गिना रहे हैं। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है, बोलिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही चित्रा जी। अच्छा, मेरा ये सवाल है, अगर आवाज आप तक मिल रही हो मैं उसको दुरुस्त करवाती हूँ। उसके पहले मैं आ जाती हूँ धीरेन्द्र जी आपके पास। डिस्कनेक्ट हो गई है, किसी वजह से आवाज नहीं जा पा रही है कंचना यादव तक। धीरेन्द्र जी अब आपके पास आते हुए, लेकिन परेशानी बढ़ी हुई है ना। देखिए, कहीं की भी बात कर लीजिए, चाहे यूपी हो, बिहार हो या फिर अन्य राज्य हो, अब परेशानी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों की ओर से भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। वो मंगलसूत्र के मुद्दे पर आप लोगों से सवाल पूछ रहे थे, क्या जरूरत थी मंगलसूत्र का मुद्दा लेकर आने की, और भी तमाम मुद्दों को लेकर बार बार उन लोगों की ओर से आरक्षण का भी मुद्दा उठाया जाता है और चुनाव का बड़ा विषय बनाया जाता है। तो ये विषय तो आप लोगों के लिए चुनौतियां हैं ही ना। भले ही आप लोग देखते रहिए 2019 में क्लीन स्वीप हुआ था, लेकिन 2024 भी क्या वैसे ही रहने वाला है आप लोगों के लिए? चित्रा जी, काम के आधार पर, प्रो कम्बेंसी के आधार पर हम लोगों की सरकार लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आज यही हालत है ना कि हम लोगों की 5 किलो राशन हम लोग जो दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में, उसका देखा देखी ये लोग भी कह रहे हैं कि अब 10 किलो हम लोग देंगे। उसकी गारंटी दे रहे हैं, जिनकी खुद की गारंटी नहीं है कि कितने दिनों तक इस गठबंधन में रहेंगे इकट्ठे। और वो दौर था जब इनको सरकार मिली थी चित्रा जी, तो गरीब भूखे मरते थे और गोदामों में अनाज सड़के और फेंकाया जाता था। ये सब चीज तो लोग देख रहे हैं। तो 10 साल से लगातार जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनको विकास नहीं दिख रहा है। आप ट्रेन पे सफर करते हैं तो वंदे भारत आपको नहीं दिखता, आप सड़कों पे जाते हैं तो आपको एक्सप्रेसवे नहीं दिखता, आप अगर कहीं पे निकल रहे हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता, आप किसानों के हित में जो काम हो रहा है, इतने लोन मिल रहा है, वो आपको नहीं दिखता। तो लोग तो इसको जी रहे हैं ना, जो सरकार सुविधाएं दे उसको दी रहे हैं, और आप उसको बरगला रहे हैं हवा में। घनश्याम तिवारी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। वो लगातार ये दोनों लोग बैठकर, प्रेम शुक्ला जी और धीरेन्द्र जी, अपना कामकाज गिना रहे हैं कि बीते 10 सालों में जो विकास के काम हुए हैं। ठीक है सर, हो गया। और घनश्याम तिवारी जी, पीएम भी कह रहे हैं कि देशवासियों का ये संकल्प है 400 पार का नारा, ये बीजेपी या फिर एनडीए का नहीं है। 10 सेकंड चित्रा जी, इसी घनश्याम तिवारी जी ने फिल्म की नाम गिनाई। मैं एक फिल्म थी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये गाने गा रहे थे ना, वो दिन अब फिर हम लोग 400 पार करेंगे और आपको रोते हुए देखना पड़ेगा मुझे, जो कि मुझे भी वो गाना याद आ रहा कि देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए। घनश्याम जी, जल्दी से 2 लाइन में घनश्याम तिवारी जी, आपको रोते हुए। उन तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वक्त भी हमें इतने की इजाजत देता है। आप तो मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियां 379 सीटों के मतदान के बाद ऐसा लग रहा है कि अपने अपने ओपिनियन पोल के साथ देश के सामने हैं। हालांकि वही ओपिनियन पोल देश के सामने रखा जा रहा है जो उनको सूट करता है। अब किसके दावे में कितना दम दिखता है, इसके लिए तो करना होगा हमें थोड़ा इंतजार, क्योंकि अभी भी 160 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग अगले 3 चरणों में बाकी है और इसका फैसला करना है आप जनता को। हर एक जानकारी, हर एक मुद्दा आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। दंगल में काशी विश्वनाथ की नगरी से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।